नमस्कार साथियों, एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी पुनः आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीएससीसी एग्जाम की जो टी वाली सीरीज चल रही है। मैंने आपको बता रखा है टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता वाली एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज चल रही है, उसी की आज नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूं मैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों यहाँ चर्चा का विषय क्या रहेगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मतलब सीसी वाला जो आपका पोर्शन है ना, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन वाला जो आपका पोर्शन है, उसकी आज कौन सी क्लास है, क्लास नंबर 2 रहने वाली है। तो जितने भी विद्यार्थी नए हैं, जिन्होंने लास्ट वीडियोस नहीं देखे, वो पहले लास्ट वीडियोस देखें, क्योंकि उनको पता चलेगा। दोस्तों मैंने लास्ट क्लासेज के माध्यम से आपका पूरा लर्निंग वाला अधिगम वाला टॉपिक कंप्लीट करा दिया, आपका क्रिएटिविटी सृजनात्मकता वाला टॉपिक करा दिया, और आपका दोस्तों लीडरशिप वाला मतलब नेतृत्व के गुण वाला टॉपिक कंप्लीट करा दिया। और दोस्तों आज की जो क्लास है ना, ये सीसी की 2nd क्लास है। तो लास्ट क्लास सीसी की 1st क्लास थी, जिसमें हमने कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की चर्चा की थी। आज की क्लास में भी दोस्तों हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए। जैसा आपको पैटर्न एग्जाम में पूछा जाता है ना क्वेश्चन का, सेम वही पैटर्न पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूं। तो आपको क्लास में जुड़कर वास्तव में बहुत अच्छा लगने वाला है। पूरे की पूरे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। कैसे क्वेश्चन को किया जाता है एग्जाम हॉल में, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा तो टीए वाले सेगमेंट को कैसे हल करना है, उसको हम यहाँ पर दोस्तों बेहतर रूप से सीख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, ये देखो मैंने यहाँ पर लगा, ये पहले आपको समझना होगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे सटीक और सबसे बैलेंस यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे सटीक और सबसे बेहतर चीज यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। जैसा कि हम लास्ट क्लास में करते आए, पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन को डिस्प्ले करूंगा, आपको अपने जवाब देने हैं, आपको अपने जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। और दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर जवाब बताने वाला हूं। लगभग एक क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड का टाइम आपको भी मिलने वाला है। तो आप जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन डैश 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 बल देता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है, तो आपको पता होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है ना, ये बालक की शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ सहशैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन भी किया जाता है। मतलब यहां पर एक बालक का व्यापक मूल्यांकन करना है, निरंतरता के साथ साथ व्यापकता से है। अब ऑप्शन की चर्चा करें, बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता, ये तो गलत है। बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता ऐसा कोई यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बल नहीं देता। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर नियंत्रण करता है। देखो सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर नियंत्रण करता है, ये हो सकता है। लेकिन और देखें, सीखने को किस प्रकार अवलोकित किया जाए, देखो किस प्रकार से अवलोकित किया जाए, किस प्रकार से ऑब्जर्वेशन किया जाए, उसके रिकॉर्ड रखे जाए और उसमें सुधार किए जाए। तो दोस्तों यहाँ पर सीसी के अनेक अनेक काम एक ही ऑप्शन में दे दिए। ऑब्जर्वेशन में रखना, अवलोकित करना, इसके बाद उसके रिकॉर्ड को रखना और उसमें क्या सुधार किए जाए। मतलब बालक ने कितना सीखा है ऑब्जर्वेशन में रखो दोस्तों, ऑब्जर्वेशन में रखने के साथ साथ उसका रिकॉर्ड बनाओ और बालक की गतिविधियों में क्या सुधार किया जा सकता है, अपनी विषय वस्तु में क्या सुधार, क्योंकि मूल्यांकन से ही तो आपको पता चलता है कहां सुधार करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं है, पूछा है आपसे। निम्न में से कौन सा सीसी का भाग नहीं है। ध्यान रखना, ये शब्द बड़ा पढ़ना बहुत जरूरी है। यहां पूछा है नहीं है, देखो क्या कह रहा है, संचयी अभिलेख बनाना, ये तो संचयी अभिलेख तो बनाते। दत्तकार को प्रोजेक्ट वर्क कहा जाता है। ये जो दत्तकार है ना, ये प्रोजेक्ट वर्क है, तो ये तो किया जाता है, प्रोजेक्ट वर्क तो करना होता है। यदि मैं इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर अन्य कुछ ऑप्शन की चर्चा करूं, मतलब प्रोजेक्ट वर्क भी होगा। अभिभावक शिक्षक बैठक, यहां मुझे नहीं लगता कि यहां सीसी में अभिभावक शिक्षक बैठक का कोई स्थान है, तो यहां पूछा है भाग नहीं है। एनेडोटक ये रिकॉर्ड बनाना, ये तो है, लेकिन यहां पर दोस्तों शिक्षक और अभिभावक की मीटिंग से, पीटीएम मीटिंग से यहां सीसी का कोई मतलब लेना देना नहीं है। आपसे भाग नहीं है पूछा है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ आपसे पूछा है। एक बालक का आप शैक्षिक विकास करते हो तो उसमें मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है, ये आपसे पूछा है। ये क्या कह रहा है, छात्रों की प्रगति का आकलन करना, मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों की प्रगति का आकलन किया जाता है। कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन किया जाता है, ये भी बात सही है। कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, जो कार्य आपने दिया है उसका भी मूल्यांकन किया जाता है। मतलब देखो तीनों ही सही निकल के आ रहे हैं। और ये क्या कह रहा है, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, देखो सबसे बेहतर कौन सा है, बालक की ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। तो दोस्तों यहां अपने आप ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, इसमें बालक की शैक्षिक के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। बालक कितना सीख सकता है, उसके ज्ञान का क्या करना, मूल्यांकन करना, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना, ये मूल्यांकन का अर्थ शैक्षिक विकास में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है? सब आप सीसी पढ़ाते रहो, लेकिन सीसी से क्या तात्पर्य? तो मैंने आपको बताया था एक बच्चे का लगातार शैक्षिक और शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन करना। अब देखते हैं क्या ऑप्शन कह रहा है। नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना, नहीं नहीं, नियमितता है मासिक परीक्षा में मान सकता हूं, लेकिन ज्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं है। ये क्या कह रहा है? सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों में नियमित रूप से आकलन करना, नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियां, अंक या ग्रेड। मैंने बताया था ना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक और शैक्षिक गतिविधियों का कैसा नियमित रूप से आकलन किया जाना ही मूल्यांकन का क्या है? तात्पर्य है। आया समझ में? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है भैया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की चर्चा करें। क्या कह रहा है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली। आपको बताना व्यापक मूल्यांकन क्या है। तो यहां ध्यान रखना, जब भी आपके सामने सतत शब्द आए तो निरंतरता, और व्यापक शब्द आए तो निश्चित है शैक्षिक और शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाएगा। बालक के विषय वस्तु ज्ञान के साथ साथ बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास इत्यादि पहलुओं का भी क्या किया जाएगा? मूल्यांकन किया जाएगा। ये व्यापकता है। देखो क्या कह रहा है? सामाजिक शारीरिक क्षमताओं का मूल्यांकन करना, केवल शारीरिक क्षमताओं का नहीं, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना, शैक्षिक एवं, देखो ये ऑप्शन नंबर 3 निकल के आता है, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना ही किसका मतलब है? सीसी में व्यापकता से। जो कॉम्प्रिहेंसिव शब्द है ना, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापकता, और व्यापकता का मतलब शैक्षिक और शैक्षिक गतिविधियों का परीक्षण करना या मूल्यांकन करना ही यहां पर ऑप्शन नंबर करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है भैया। परीक्षा के स्थान पर सीसी मूल्यांकन गुणवत्तापूर्ण एक मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि ये कह रहा है परीक्षा के स्थान पर आप एक मान लो वर्ष में परीक्षा लेते हो ना, उससे बेहतर किसको माना है? आप बालक का लगातार मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें कौन सा है? ये संज्ञानात्मक क्षेत्र का विकास किया जाता है, सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का विकास, संज्ञानात्मक, सहसंज्ञानात्मक मूल्यांकन सतत रूप एवं व्यापक क्षेत्र में होता है, उपयुक्त सभी। दोस्तों यहां पर ज्यादा बेहतर कौन सा है? जिसमें सभी आते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन करना, सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन करना, सतत रूप से व्यापक और ये इसका मूल्यांकन करना। तो दोस्तों यहां पर सभी के सभी ऑप्शन से यहां पर क्लिक करते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, क्योंकि यहां पर उपयुक्त सभी दे रखा है। यदि यहां उपयुक्त सभी नहीं होता तो मैं मूल्यांकन सतत रूप से एवं व्यापकता क्षेत्रों को होता, मतलब ये मैं मान सकता था। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? प्रयोगात्मक मूल्यांकन। आप प्रयोगात्मक मूल्यांकन विधि है ना, प्रयोग जितनी भी सब्जेक्ट आपके प्रयोगात्मक होंगे उनमें लगती है। प्रयोगात्मक मूल्यांकन विधि विज्ञान एवं कंप्यूटर के विद्यार्थियों के लिए अधिक आवश्यक मानी जाती है। मैंने आपको बताया था ना, जो प्रोजेक्ट मेथड है ना, प्रयोगात्मक जो विधि है, या मैं आपको बात करूं जो प्रैक्टिकल मेथड है, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं दो सब्जेक्ट हैं जिनमें प्रैक्टिकल्स होते हैं, साइंस और कंप्यूटर। इनके बारे में कह रहा है और भी सब्जेक्ट हैं हालांकि जिनमें प्रैक्टिकल्स होते हैं, लेकिन आपको यहाँ दो सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, विज्ञान और कंप्यूटर के में। और ये क्या क्या रहा है? ये विद्यार्थियों के लिए अधिक आवश्यक मानी जाती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें केवल सैद्धांतिक ज्ञान की अधिगम नहीं, ये दोस्तों केवल सैद्धांतिक ज्ञान की बात थोड़ी करता है, सैद्धांतिक ज्ञान की बात ये नहीं करता। इसके बाद क्या कह रहा है? इसमें सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से क्रिया कराकर और दोस्तों अधिगम पूर्ण संभव बनाया जा सकता है। ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहां पर सैद्धांतिक ज्ञान को पहले तो क्या बताना है? व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ क्रिया करवानी है, और दोस्तों यहां पर अधिगम संभव बनाना है। ऐसा यूरोपीय देशों में होता है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये कोठारी आयोग ऐसा भी कुछ नहीं है। सबसे बेहतर विकल्प कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की चर्चा करते हैं। ये कह रहा है सतत और व्यापक मूल्यांकन के व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों यहां पर देखते हैं शैक्षिक और शैक्षिक क्रियाओं का क्या किया जाएगा? मूल्यांकन किया जाएगा। अब आप देख सकते हो, आपके लिए थोड़ा सा मैं टाइम दे देता हूं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहां पर देखिए क्या कह रहा है? बालक के शैक्षिक और शैक्षिक क्रियाएं निहित हैं। शब्द से क्या मतलब है? ठीक है, बालक के विकास के, देखो बालक के विकास के विभिन्न पक्ष निहित हैं। यदि यहां ये ऑप्शन होता और ये नहीं होता तो मैं शैक्षिक और शैक्षिक क्रियाओं निहित मानता, लेकिन चूंकि यहां पर दिया है बालक के विकास के विभिन्न पक्ष, मतलब सभी के सभी पक्ष, जिसमें शैक्षिक और शैक्षिक अपने आप इंक्लूडेड है, जिसमें बालक के विषय वस्तु ज्ञान के साथ साथ बालक के शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक इत्यादि विकास का, व्यवहारिक ज्ञान, दोस्तों यहां पर इत्यादि जो भी विकास है ना, उन सबका ही मूल्यांकन किया जाता है। तो यहां पर बालक के मूल्यांकन के लिए विभिन्न पक्ष इसमें निहित हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? मूल्यांकन शब्द एक प्रक्रिया को दर्शाता है। मूल्यांकन के बारे में कह रहे हैं अपन कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक के बारे में पूछा जा रहा है कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक क्या करता है? देखो विद्यार्थियों के बारे में सूचना इकट्ठी करता है, सही बात है। कौन विद्यार्थी होशियार है,
किस विद्यार्थी को ज्यादा कार्य करवाने की आवश्यकता है या कौन सा विद्यार्थी सामान्य है, ये विद्यार्थियों के बारे में सूचना इकट्ठी करता है, मान सकता हूं। कक्षा के विद्यार्थियों का वर्गीकरण, देखो निश्चित बात है ये कक्षा के विद्यार्थियों का वर्गीकरण करता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना, अध्यापक को यह पता करने के लिए कि किस बालक को बेहतर समझ में आ रहा है और कौन सामान्य बालक और किसको समस्याएं आ रही हैं, यहां बालक में विभेद करने के लिए मूल्यांकन जरूरी है। तो ऑप्शन तो यही कह रहा है, बालकों के या कक्षा के विद्यार्थियों का क्या करता है, वर्गीकरण करता है, मैं मान सकता हूं। और भी देखिए क्या कह रहा है, जब तक आप चारों विकल्प नहीं पढ़ लो तब तक आपको सही विकल्प का चयन नहीं करना है, क्योंकि ये पूरा की पूरा सब्जेक्ट है ना दोस्तों, ये व्यवहार का विषय है और व्यवहार के विषय में आपको चारों ही विकल्प जानना जरूरी है। आया समझ में? आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने पहला विकल्प पढ़ा और आपको सही लगा आपने टिक कर दिया, ऐसा भी हो सकता है उस विकल्प से बेहतर विकल्प अन्य चार में से कोई हो। आया समझ में? तो सबसे बेहतर को छांटना ही आपका कार्य होगा। यहां अपन तीसरे विकल्प की चर्चा करते हैं, क्या कह रहा है, व्यवहार परिवर्तन के प्रमाण इकट्ठे करने का निर्णय लेता है। ये भी मान सकता हूं कि भैया इसके द्वारा है ना, जब मूल्यांकन होता है तो बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का क्या किया जाता है, बोध किया जाता है, बालक के व्यवहार में क्या क्या आमूलचूल परिवर्तन हुए, तो इसका भी क्या लेता है, निर्णय लेता है। विद्यार्थियों की सभी क्षेत्रों में प्रगति को व्यवस्थित, देखो ये सबसे ज्यादा बेहतर है, विद्यार्थी ने सभी क्षेत्रों में शैक्षिक और शैक्षणिक गतिविधियों में क्या प्रगति की है, उसको क्या क्या समस्याएं आ रही है, पूरा दोस्तों यहां मैं बात करूं ना, वुल एंटायर बॉडी इवैल्यूएशन किया जाता है, इसमें पूरा की पूरा मूल्यांकन किया जाता है व्यापकता से अर्थ। यहां मूल्यांकन शब्द एक प्रक्रिया है, दर्शाता है किसको, ये दर्शाता है कि भैया विद्यार्थी के सभी क्षेत्रों की प्रगति को क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन में निरंतर पृष्ठ पोषण, मैंने आपको बताया था जब जब पृष्ठ पोषण मिले ना, तो पृष्ठ पोषण का मतलब होता है फीडबैक। पृष्ठ पोषण क्या होगा भैया, फीडबैक होगा। और ध्यान रखना फीडबैक अध्यापक के द्वारा लिया जाता है, फीडबैक किसके द्वारा लिया जाता है, अध्यापक के द्वारा लिया जाता है। कारण क्या है, क्योंकि अध्यापक को यह जानना है कि क्या बालक की समस्याएं क्या है, बालक को क्या समझ में नहीं आ रहा है, या बालक कितनी बेहतर तरीके से विषय वस्तु को समझ रहा है। इस समझ को जानने के लिए या यह पता करने के लिए कि बालक की क्या क्या समस्याएं, उनके लिए अध्यापक के द्वारा क्या लिया जाता है, फीडबैक लिया जाता है। तो अपन देखें कौन सा ऑप्शन क्या कह रहा है, अध्यापक और माता, यहां अध्यापक और माता पिता से कोई मतलब नहीं है, फीडबैक है ना, नहीं है, माता पिता से कोई शब्द नहीं है। बालक अध्यापक के लिए, अध्यापक बालक के लिए होगा, बालक अध्यापक के लिए नहीं होगा, ये वाला भी गलत है। बालक अध्यापक और माता पिता, देखो यहां माता पिता से कोई मतलब नहीं है, ये शिक्षण तंत्र के लिए है, ये निश्चित है, ये किसके लिए है भैया, शिक्षण तंत्र के लिए। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट माना जाएगा निश्चित तौर पर। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, वार्षिक परीक्षा प्रणाली में सुधार प्रयासों की आवश्यकता है। सबसे बेहतर ये क्या कह रहा है, वार्षिक परीक्षा प्रणाली में सुधार प्रयासों की आवश्यकता है, किसमें, तो आप जब मूल्यांकन को पढ़े तो कहीं ना कहीं किसमें आपको सुधार करना होगा, मूल्यांकन की प्रक्रिया में। क्योंकि बालक आज के समय में, हालांकि सीसी लागू हो गया है, लेकिन आज के समय में भी बालक परीक्षा से डरता है, और आप केवल वार्षिक परीक्षा की बात करोगे ना, तो यहां सुधार करने की आवश्यकता है, बालक को निरंतर परीक्षा से जोड़े रखना है। तो मूल्यांकन में कुछ आपको क्या करने होंगे, बदलाव करने होंगे। जोड़े कैसे रखते हो, सीसी के माध्यम से, तो मूल्यांकन प्रक्रिया में क्या करने होंगे, बदलाव करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन अधिगमकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन सी आदत का विकास करता है। यदि मैं बात करूं ना, सीसी के बारे में कह रहा है, ये मूल्यांकन अधिगमकर्ताओं में क्या विकास करता है। तो दोस्तों यहां यदि मैं पढ़ता जाऊं, ये सतत अध्ययन की बात करता है, ठीक है, स्वयं अध्ययन की बात करता है, ठीक है, व्यक्तिगत अध्ययन की बात करता है। यहां यदि पूछी जाए ना कौन सी आदत का विकास होता है, तो बालक में निरंतर और स्वयं अध्ययन की क्या होती है, विकसित होती है ये चीज। बालक निरंतरता से अध्ययन, क्योंकि जब आप सीसी के माध्यम से आप बालक का निरंतर इवेल्युएशन करने वाले हैं, तो निश्चित है बालक के भी पढ़ने में या बालक के भी ज्ञान ग्रहण करने में निरंतरता होगी, और कहीं ना कहीं उसको स्वयं से पढ़ने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी। तो यहां दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सबसे बेहतर विकल्प है। आए समझ में, आप तो कह सकते हो साहब सतत अध्ययन की बात कर रहा है, स्वयं अध्ययन की बात कर रहा है, व्यक्तिगत अध्ययन की बात कर रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में ना देखो निरंतरता की और स्वयं अध्ययन की बात की है, तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन नंबर 4 होगा। मूल्यांकन का नजदीकी संबंध किससे है, आपसे पूछा है मूल्यांकन का नजदीकी संबंध किससे है, अधिगम के उद्देश्यों से है क्या, अधिगम के उद्देश्यों की बात की है, अधिगम अनुभवों की बात की, अधिगम अनुभव, और देखो दोनों ही चीज होंगी, अधिगम अनुभव भी आएंगे और अधिगम के उद्देश्य भी आएंगे। तो यहां भैया कौन सा विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। मूल्यांकन का नजदीकी संबंध किससे है, हमने अधिगम करने के बाद क्या अनुभव किया और हमने क्या उद्देश्य बनाए, ये दोनों ही मूल्यांकन के माध्यम से यहां पर समझा जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार का मूल्यांकन सम्मिलित किया जाना चाहिए। ये कह रहा है किस प्रकार का मूल्यांकन सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो देखो ये क्या कह रहा है, रचनात्मक और निदानात्मक, स्थापन और स्वयं मूल्यांकन, रचनात्मक और समेकित, निदानात्मक, रचनात्मक और स्वीकृत। दोस्तों यहां पर तीनों ही प्रकार के मूल्यांकन किए जाने चाहिए। मैंने आपको कल बताया निदानात्मक भी किया जाना चाहिए, रचनात्मक भी किया जाना चाहिए और दोस्तों समेकित भी किया जाना चाहिए। रचनात्मक होता है फॉर्मेटिव और समेकित होता है समेटिव। आप बालक का निदानात्मक परीक्षण करें, आप बालक का फॉर्मेटिव असेसमेंट करें, आप बालक का समेटिव असेसमेंट करें। आया समझ में। तो पूछा है क्या क्या चीजें सम्मिलित की जानी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विद्यार्थियों के कार्यों का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी के मान लो कार्य है भैया, विद्यार्थी कुछ एक्टिविटीज करता है, इसका आपको मूल्यांकन करना है और आपको निरंतर मूल्यांकन करना है। तो इसके लिए कह रहा है करना चाहिए, क्योंकि इससे अध्यापक के नियंत्रण में रहेंगे। ऐसा नियंत्रण की कोई बात नहीं है। समय का सदुपयोग होगा, ठीक है, समय का सदुपयोग भले हो सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये नहीं मान सकता हूं। विद्यार्थी सत्र पर्यंत अध्ययन के लिए प्रेरित होंगे। देखो विद्यार्थियों को परीक्षा का अनुभव मिल जाएगा, नहीं, विद्यार्थी सत्र पर्यंत अध्ययन के लिए क्या रहेंगे, प्रेरित रहेंगे। यदि आप बालक के लिए निश्चित समय अंतराल में परीक्षा का आयोजन करोगे ना, तो निश्चित है बालक के मन से जो परीक्षा का भय है ना वो दूर होगा और बालक निरंतर तरीका से अध्ययन के लिए क्या हो जाएगा, प्रेषित होगा। तो यहां पर क्या ऑप्शन है, विद्यार्थी सत्र पर्यंत अध्ययन के लिए क्या होंगे, प्रेरित होंगे। आया समझ में। अपने आप मोटिवेशन मिलेगा जब आपका सीसी मूल्यांकन किया जाएगा ना, जब आपके लगातार परीक्षण किए जाएंगे, तो निश्चित है आप अपनी कमियों को जब तक पता नहीं कर लोगे तो कमियों को दूर कैसे करोगे। और कमियों का पता करना मूल्यांकन का काम और दूर करना हमारा काम। तो निश्चित है यहां पर बालक वर्ष भर पढ़ने के लिए क्या होगा, प्रेरित होता रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 36, बालक के विकास में योगदान होता है, बालक के विकास में किसका योगदान सबसे बेहतर। यहां ध्यान रखना जब भी बालक के विकास की बात आए ना, तो सबसे प्रायोरिटी पर, फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपको परिवार को रखना है और उसके बाद शिक्षक को रखना है। देखो ये क्या कहता है, अच्छे विद्यालय का, मैं मान सकता हूं अच्छे विद्यालय का, अच्छी पाठ्य पुस्तकों का, मैं मान सकता हूं अच्छी, जितनी अच्छी पाठ्य पुस्तक पढ़ेगा ना बालक का विकास उतना ही अच्छा होगा। ये क्या कह रहा है, धनवान माता पिता का, ये थोड़ा सा नेगेटिव भाव है। ये क्या कह रहा है, योग एवं, यदि ऑप्शन नंबर 4 पढ़ोगे ना, तो ऑप्शन नंबर 4 बताता है बालक का विकास यदि करना है ना, तो सबसे प्रमुख काम किसका होगा, योग एवं समर्पित शिक्षकों का होगा। और आपको एक कोटेशन ध्यान होगी, मैंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की एक कोटेशन बताई है, जिसने शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता कहा है। इसका मतलब है राष्ट्र के निर्माण का जिम्मा ही पूरा शिक्षक का है। तो दोस्तों यहां पर योग्य शिक्षक होंगे ना, तभी बालक का विकास ढंग से हो पाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मतलब बालकों के लिए एक ऑपरेशन लाया गया जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, का अर्थ क्या है, आपसे पूछा गया इसका अर्थ क्या है। प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं का सुधार। जी हां, ध्यान रखना जब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया ना, तो इससे पहले प्राथमिक विद्यालय थे ना वो ज्यादा बेहतर स्थिति में नहीं थे। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से प्रत्येक बालक को शिक्षा से जोड़ने के लिए ये प्राथमिक स्कूलों में क्या उपलब्ध कराई गई, सुविधाओं का क्या किया गया, सुधार किया गया। मान लो ऐसा है किसी विद्यालय में विकास ढंग से नहीं हुआ और उसका फंडामेंटल जो विकास है ना वो बेहतर तरीके से करना है, तो यहां पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता हुई। और जब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आ गया तो उसके माध्यम से जितने भी प्राथमिक विद्यालय थे वहां शिक्षक प्रोवाइड करवाए गए। यदि शिक्षकों की कमी है तो शिक्षकों की कमी को पूरा गया। और दोस्तों यहां पर जो भी उसकी कमियां थी विद्यालय की, मानो शिक्षकों का अभाव है या मान लो किसी वस्तु का अभाव है, तो सारी चीजें उपलब्ध कराई गई। तो यहां पर क्या किया गया, प्राथमिक स्कूलों में सुविधाओं में क्या किया गया, सुधार किया गया। ऐसा हो सकता है विद्यालय का जो ढांचा है ना वो ज्यादा बेहतर नहीं हो, तो ढांचे को ढंग से बनाया गया। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आपसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में और क्या कह रहा है, कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था होगी। ये तो जब हम सुविधाएं कर देंगे ना तो ये आपस में इंक्लूडेड हो जाएगा। प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था, मैंने कहा ना जितनी भी असुविधाएं थी उनमें सुधार करो, उनको सुविधाओं में बदलो, तो ये तो हो सकता है। लेकिन यहाँ जो है ना ऑप्शन पहले से इसमें निहित है, अध्यापकों द्वारा ब्लैक बोर्ड का अलग ही नहीं आ रहे ऑप्शन निकल के आ रहे हैं, ये तो सही नहीं है। ये क्या कह रहा है, आंतरिक मूल्यांकन। यदि आपको इंटरनल एवेल्यूएशन प्रणाली की सिफारिश की जाती है ना, ये की गई है, सिफारिश की जा चुकी है, क्यों, क्योंकि इंटरनल एवेल्यूएशन से क्या होता है, बालकों का शिक्षा से जुड़ाव ज्यादा बेहतर होगा। तो यहां ऑप्शंस के माध्यम से हम चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है, शिक्षक उनके विद्यार्थियों को जानता है, मैं मान सकता हूं जब जो दोस्तों यहां पर जब इंटरनल एवेल्यूएशन होगा ना तो शिक्षक को विद्यार्थियों को जानने का मौका मिलता है। यहां ये ऑप्शन सही हो सकता है,
अध्यापक वे ही प्रश्न पूछते हैं जो उन्हें पढ़ाए गए, ये तो कतई गलत है। यहां अध्यापक को प्रायोरिटी पर नहीं रखना है, बालकों को प्रायोरिटी पर रखना है। अध्यापक उनके विद्यार्थियों के सबसे अच्छे निर्णायक होते हैं, ये तो बात सही है। मैंने आपको बताया था बालकों का निर्णायक या राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी है अध्यापक को, तो निर्णायक तो होते, ये सही हो सकता है। और क्या कह रहा है, विद्यार्थी परीक्षा के दौरान तनाव, देखो ध्यान रखना, जब जब सीसी की बात होगी या इंटरनल एवेल्यूएशन की बात होगी ना, तो विद्यार्थी के मस्तिष्क से परीक्षा संबंधी भय को कम किया जाएगा, क्योंकि निरंतर मूल्यांकन यही तो बताता है परीक्षा के दौरान किसको मुक्त करना, विद्यार्थी को तनाव से मुक्त करना। अब देखो ऑप्शन तो दो और भी सही थे, केवल एक ही तो गलत है, बाकी दो तो सही थे। अब यहां तीसरा विकल्प और निकल के आ गया, उसमें पूरे की पूरे दोनों ऑप्शन अपने आप इंक्लूडेड है, तो आपको सबसे बेहतर विकल्प का चयन करना था। यहां सबसे बेहतर विकल्प कौन सा होगा दोस्तों, यहां पर जो भी परीक्षा विद्यार्थी के समक्ष आयोजित होगी ना, उससे विद्यार्थी के मन से, यदि इंटरनल इवेल्युएशन किया जा रहा है, आंतरिक मूल्यांकन किया जा रहा है, तो बालक के मन से परीक्षा संबंधी भय को कम किया जाता है, तनाव को कम किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, सुआयोजित, पहले से हमने निश्चित कर रखा है सुआयोजित प्रश्नोत्तरी आपके छात्रों में। दोस्तों यहां ध्यान रखना, ये जो भी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से या अंत्याक्षरी के माध्यम से, शब्दकोशों के माध्यम से जब हम विषय वस्तु को पढ़ाते हैं ना, तो बालक में रुचि पैदा की जाती है। बालक में क्या पैदा की जाती है, रुचि पैदा की जाती है। तो ये क्या कह रहा है, छात्रों को क्या बनाएगा, उत्साहित करती है। मैं मानता हूं उत्साहित करेगी। जब हम कोई अंत्याक्षरी खेलते हैं ना, तो बालकों को देखना होगा कितने उत्साहित होते हैं। कई कई तो जल्दी जल्दी बोल देते हैं। वो छोटा सा कोटेशन है ना, थाली बैठे क्या करें, करते हैं कुछ काम, शुरू करें अंत्याक्षरी लेके हरि का नाम। इतनी उत्साहित है, जैसे ही आपने अंत्याक्षरी का नाम लिया तुरंत बालक विभाजित हो गए, दो ग्रुपों में बट गए, तो उत्साहित तो होते हैं। अगला ऑप्शन क्या कहता है, उन विषयों की ओर ध्यान दिलाता है जिनसे उन्हें लाभ हो। मैं मान सकता हूं अंत्याक्षरी के माध्यम से, जैसे मान लो मैंने शब्द को अंत्याक्षरी रखी, तो प्रत्येक बालक को नए नए शब्दों का उपयोग करना है। मैंने मान लो एप्लीकेशन अंत्याक्षरी रखी या मैंने कोई वर्ड अंत्याक्षरी रखी, तो प्रत्येक बालक को नए नए शब्दों का उपयोग करना है। तो ये तो उनके लिए क्या करेगा, ध्यान आकर्षित करने वाला विषय, कुछ आनंद। देखो ये मैंने बताया था ना, अंत्याक्षरी के माध्यम से या दोस्तों सुआयोजित प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बालकों में शिक्षा के प्रति आनंद का क्या किया जाता है, आयोजन करवाया जाता है, आनंद को पैदा किया जाता है। तो यहां कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। विषय और कौशल के ज्ञान बढ़ाने पर प्रकाश डालती है। सबसे बेहतर विकल्प है शब्दकोश या प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बालकों को, जब आपने देखा होगा, मान लो आप एक विषय वस्तु का आयोजन करते हैं और आपने विषय वस्तु को बालकों के लिए बेहतर रूप से रिप्रेजेंट किया। अब बालक साहब उस विषय वस्तु को सुन सुन के थोड़ा सा उब जाते हैं, तो आप प्रश्नोत्तर के माध्यम से बालकों का ध्यान आकर्षित करते हैं और कहीं ना कहीं बालक है ना आनंद का अनुभव लेते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 की चर्चा करें। सतत और संचयी मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। सतत और संचयी मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, विद्यालय छोड़ने वालों की दर में कम होती है, ये तो निश्चित है। इसके माध्यम से जब सीसी का मूल्यांकन किया जाता है ना, तो बालकों के मन से जब परीक्षा का भय कम हो जाएगा, तो निश्चित है छोड़ने, विद्यालय छोड़ने की दर क्या होगी, कम होगी। शिक्षा ग्रहण करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ये भी ऑप्शन सही है। तनाव और चिंता को कम किया जाएगा, छात्रों को विद्यालय आने के लिए आकर्षित, देखो तनाव और चिंता को भी कम किया जाएगा, लेकिन यह क्या कह रहा है, छात्रों को विद्यालय आने के लिए आकर्षित करना, यही तो मेन काम था। जो बालक परीक्षा से डर रहे थे उनके तनाव को हटाना, देखो ये तनाव कम कर दिया। विद्यालय छोड़ने की दर कम होगी, जब तनाव कम होगा तो विद्यालय छोड़ने की दर कम होगी। इसके बाद शिक्षण ग्रहण करने अधिक ध्यान आकर्षित किया जाएगा। जब निश्चित समय के बाद परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है ना, तो निश्चित है बालक परीक्षा से के भय से दूर हो जाता है, परीक्षा भयमुक्त हो जाता है। अब यहां यदि मैं अगले ऑप्शन की बात करूं, तो ये कह रहा है छात्रों को विद्यालय आने के लिए आकर्षित करेगा। भैया जितने भी तनाव थे, तनाव खत्म, जितना भी भयता परीक्षा का भय खत्म, और लगातार शिक्षण के प्रति आकर्षण करना। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन संकेत करता है, किसकी ओर संकेत करता है, कह रहा है विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, ये सही बात है। जो किसकी ओर संकेत करता है, बच्ची से संबंधित विद्यालय गतिविधियों के सभी पहलुओं को सम्मिलित करता है। सभी पहलुओं की बात हो रही है, लेकिन पर्टिकुलर बच्ची की बात हो रही है, बच्चे की बात हो रही है। आगे क्या कह रहा है, छात्रों के केवल शैक्षिक पहलू, यदि मैं सीसी की बात करूं ना, तो सीसी में तो फुल इंटायर बॉडी इवैल्यूएट करना है आपको, तो शैक्षिक और शैक्षणिक गतिविधियों का मूल्यांकन करना है, जबकि ये केवल शैक्षिक की बात कर रहा है। छात्रों के व्यक्तिगत विकास को सम्मिलित किया जाता है, छात्रों की सामाजिक अनुकूल क्षमताओं को। देखो दोस्तों
यहाँ छात्रों के व्यक्तिगत विकास को सम्मिलित किया जाता है। जो भी छात्र मतलब पर्टिकुलर छात्र के बारे में यदि सोच रहे ना तो व्यक्तिगत विकास की चर्चा कर रहे, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर यदि ऑप्शन नंबर 4 तुम पढ़ो ना तो छात्रों को सामाजिक अनुकूल क्षमताओं के लिए क्या करता है, सम्मिलित करता है। यहाँ यदि मैं संकेत करने की बात, सामाजिक क्षमताएं क्या होती है दोस्तों, जब शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा विकल्प माना जाएगा, 41 में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है भैया, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। एक बार थोड़ा सा इसमें देखें ये क्या कह रहा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संकेत करता है यदि यहां बच्ची को रिप्लेस कर दें और यदि इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई हो और ये केवल बच्चे हो, क्या हो, बच्चे से संबंधित विद्यालय गतिविधियों के सभी पहलुओं को, देखो यहां चूंकि ये बच्ची लिखा हुआ केवल गर्ल्स को इंडिकेट कर रहा है और पूरे सभी बच्चों के लिए बात करूं ना तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट माना जाएगा। तब बेहतर विकल्प 4 नहीं होगा, बेहतर विकल्प कौन सा होगा, 1 माना जाएगा, क्योंकि यहाँ बच्चे से संबंधित विद्यालय गतिविधियों के सभी पहलुओं को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है भैया। ठीक है, यहां है ना केवल सामाजिकता की बात करिए, केवल सामाजिक अनुकूल की, तो इस वजह से ये गलत हो रहा था, शायद इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई और बच्ची की जगह बच्चे हो तो ये ज्यादा बेहतर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता के बारे में आपसे पूछा है। सीसीई की मुख्य विशेषता क्या है, इससे विद्यार्थियों पर कार्यभार बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, विद्यार्थियों पर कार्यभार नहीं बढ़ता, यह विद्यार्थियों के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है, सही बात है। यह परीक्षा के भय को कम करने में सहायक है, ये भी सही बात है। यह अंकों को ग्रेड में बदलता है, सबसे बेहतर बात कौन सी है, यह विद्यार्थियों के प्रत्येक पक्ष का क्या करता है, मूल्यांकन करता है, सीसी की व्यापकता। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 43 की चर्चा करें, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली, ये कह रहा है ग्रेडिंग प्रणाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन है छात्रवृत्ति चुनाव के लिए, गलत है ये, तो छात्रवृत्ति चुनाव के लिए क्या ही होगा, विद्यार्थियों के औपचारिक एवं कार्यालयीय अभिलेखों की आवश्यकता पूर्ति के लिए, विभेदीकरण के लिए। अगली ग्रेड में देखो ध्यान रखना, मूल्यांकन का अर्थ एक निर्णय लेना भी होता है, तो जब हमने ग्रेडिंग प्रणाली को आधार बनाना तो उस आधार का दोस्तों यहां पर महत्वपूर्णता क्यों मिली, क्योंकि अगली ग्रेड में क्या किया जाता है, प्रोन्नत किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर 4 करेक्ट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ प्रकार के, देखो आपको पता होगा मूल्यांकन की प्रक्रिया में 2 प्रकार का मूल्यांकन होता है, एक तो मौखिक और एक लिखित, और लिखित मूल्य एक प्रायोगिक भी होता है। 3 प्रकार का मूल्यांकन है, एक तो मौखिक मूल्यांकन, एक लिखित मूल्यांकन और एक प्रायोगिक मूल्यांकन। जब मैं लिखित मूल्यांकन की बात करूंगा ना तो उसमें भी 2 प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, एक तो वस्तुनिष्ठ प्रकार का और एक निबंधात्मक प्रकार का। अब ये कह रहा है मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रकार का है और के परीक्षण में पदों में दोस्तों कौन कौन से गुण सम्मिलित हैं, कौन सा सही रूप को प्रदर्शित करता है। तो मैंने आपको बता रखा है जब मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता होगी ना तो निश्चित है वो मूल्यांकन वैध होगा, वो मूल्यांकन विश्वसनीय होगा, वो मूल्यांकन व्यापक होगा, वो मूल्यांकन दोस्तों निश्चित समयांतराल के बाद नहीं निरंतर किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कौन सा मूल्यांकन सतत होगा, वैधता और विश्वसनीयता होगी। यहां पर 2 पहलू हैं, वस्तुनिष्ठता भी होती है, विश्वसनीयता वैधता भी। तटस्थता का मतलब होता है संकुचित करना, जबकि तटस्थता नहीं है, व्यापकता है। सुविधा यदि मैं बात करूं ना तो सबसे बेहतर विकल्प कौन सा है, वैधता और विश्वसनीयता। अब वैधता क्या होती है, जैसे मान लो मैंने मूल्यांकन का आधार बनाया कि मुझे आज सीसी का मूल्यांकन करना था और मैं सीसी आधारित प्रश्न लेकर आता हूं, मतलब ये मूल्यांकन कैसा है, वैध है, मूल्यांकन कैसा है। और मान लो मैंने सोचा तो निश्चित तो ये क्या है कि मैं आज बालकों का सीसी का मूल्यांकन करूंगा और मान लो अधिगम से संबंधित क्वेश्चन लेके आ जाऊं, तो ये मूल्यांकन वैध नहीं है। मूल्यांकन की वैधता कही जाती है मूल्यांकन की उद्देश्यमूलकता, जो आपने उद्देश्य बनाया है और यदि उद्देश्य पूरा होता है तो ये मूल्यांकन वैध माना जाएगा। विश्वसनीय क्या होता है, यदि साहब हमने एक बालक का मूल्यांकन किया और मान लो किसी अध्यापक के द्वारा एक बालक को 70 नंबर दिए, कितने नंबर दिए गए, 100 में से, आउट ऑफ 100 में से कितने नंबर बता रहा हूं मैं, 70 नंबर बता रहा हूं। अब बालक के मन में हुआ कि यार मैंने पेपर तो ज्यादा बेहतर किया था, बालक किसी दूसरे अध्यापक से मूल्यांकन करवाता है, फिर भी बालक को कितने नंबर मिलते हैं, 70 नंबर मिलते हैं। बालक के मन की नहीं रही और मूल्यांकन करवाया, फिर भी कितने नंबर मिले, 70। आपने अध्यापक का परिवर्तन किया, मूल्यांकनकर्ता का परिवर्तन किया और फिर भी परिवर्तन जो है ना परिणाम में परिवर्तन नहीं हो, एक निश्चित परिणाम ही रहे, तो मूल्यांकन विश्वास, अब आपको विश्वास हो जाएगा कि यार मैंने है ना पेपर में 70 नंबर का ही मैटर लिखा है, आया समझ में, या मेरा जो पेपर है ना वो 70% लाएगी, तो यहां पर विश्वसनीयता भी होती है। एक और होती है, एक होती है दोस्तों वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन के आधार पर, ध्यान रखना जब एक प्रश्न का आंसर चेंज नहीं हो ये वस्तुनिष्ठता है, और जब पूरा परिणाम चेंज नहीं हो तो ये विश्वसनीयता है।
आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 लास्ट क्वेश्चन है आज का। शैक्षिक के लिए या शिक्षक के लिए विद्यार्थियों का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि, मूल्यांकन करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है, इसके लिए विद्यालयों से वेतन भुगतान ऐसा कुछ नहीं, मूल्यांकन का इससे कोई संबंध नहीं। यह सरकार की सेवा निर्देशों को, यह भी गलत है। इससे विद्यार्थियों की अधिगम क्षमताओं का ज्ञान होता है, पक्की बात है, अधिगम क्षमताओं का क्या होता है, ज्ञान होता है। अधिगम क्षमता एवं उपचारात्मक स्थिति दोनों का में सामंजस्य या अधिगम क्षमताओं का ज्ञान होने के साथ साथ बालक की क्या क्या समस्याएं, उन समस्याओं का उपचार भी किया जाता है, मतलब दोनों में क्या किया जाता है, सामंजस्य स्थापित किया जाता है। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सबसे बेहतर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नहीं। अब देखो दोस्तों, आपको पता होगा कि यहां कंटेंट एकदम ऑथेंटिक है और जितनी भी मैं आपके सामने प्रश्न लेकर आया हूं ना, एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा से जुड़ा हुआ है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे और जब आप क्वेश्चंस को देखोगे ना, तब आपको वास्तव में पता चलेगा कि एक क्लास का आपको कितना लाभ मिला है। आए समझ में, एक क्लास के माध्यम से पूरा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन, एक क्लास लगभग प्रत्येक दिन आप अपने सब्जेक्ट को लगभग 30 मिनट 35 मिनट या 40 मिनट का समय नहीं दे पाते हो, तो आप क्या ही तैयारी करोगे। तो आपको लगभग 40 मिनट के माध्यम से और पूरा की पूरा सब्जेक्ट क्लियर करने को मिलता है, तो ये आपके लिए बेहतर चीज है। और परीक्षा से पहले क्वेश्चन से जोड़ना, ये तो आपके लिए और भी बेहतर हो गया। तो यहां ध्यान रखना दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हैं। आए समझ में, और सबके जो आंसर बताए जा रहे हैं ना, वो चारों विकल्पों में जो बेहतर विकल्प है उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। तो आपको नो टेंशन हो कि टेस्ट सीरीज को ज्वाइन, ये जो सीरीज चल रही ना, इस सीरीज को ज्वाइन करना है। और दोस्तों जितने भी विद्यार्थी नए जिन्होंने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे, चैनल पर जाओ और पिछले वीडियोस देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आगामी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि अब आगामी क्लास जो लेकर आऊंगा ना मैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आगामी क्लास का नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और क्लास अपलोड होते ही या अपलोड होने से पहले आपके पास क्या जाएगा, नोटिफिकेशन। एक और बात, यदि कंटेंट वास्तव में आपको अच्छा लगता है ना, तो निश्चित तौर पर आपको लाइक करना है। ठीक है, और क्लास से लास्ट तक जुड़े रहो। सेशन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सेशन को सबके लिए शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास के लिए, आपके नए नेक्स्ट कंटेंट के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट विशेष फॉर योर एग्जाम, नियरेस्ट एग्जाम कहूंगा मैं, हाल ही में आने वाली, क्योंकि एडमिट कार्ड आ गए, तो हाल ही में जो एग्जाम आने वाला ना, उसकी एक बेहतर रणनीति के आधार पर हम यहां पर एक बेहतर रणनीति बना के चल रहे हैं और अच्छे से अपनी सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री श्याम।